साइंटिस्ट मानते हैं कि स्पेस में कहीं छुपा हुआ एक सब्सटेंस है जो पूरे कॉस्मोस को चलाता रहता है। क्या वो सब्सटेंस रियल है? हमने कभी डार्क मैटर को नहीं देखा, वो पूरी तरह इनविजिबल है, पर हमें पता है कि वो मौजूद है। वो हमें दिखाई तो देता ही नहीं, ना ही हम उसे टच, टेस्ट या स्मेल कर सकते हैं, पर वो हमारे चारों तरफ है। हम जो कुछ करते हैं उस पर असर डालता है। कई दशकों तक सर्च करने के बाद अभी तक हम इस रहस्यमय सब्सटेंस को समझ नहीं पाए हैं। हमें पता है कि डार्क मैटर वहाँ है, हमें उसका स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल महसूस होता है, पर वो हमसे बात ही नहीं करना चाहता। इस बात के सबूत हैं कि यूनिवर्स का 85% मैटर डार्क मैटर से ही बना है। हम देख सकते हैं कि डार्क मैटर ने ही गैलेक्सीज को बनाए रखा है और वही दूसरे स्ट्रक्चर्स को तोड़ता है, और वही है जो लाइट को भी बेंड करता है। डार्क मैटर यूनिवर्स की शुरुआत से ही कायम है, और डार्क मैटर के बिना हम भी इस वक्त यहाँ नहीं होते। अगर आप डार्क मैटर को देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, तो क्या वो सचमुच मौजूद है? हाइडी स्टार क्लस्टर धरती से 150 लाइट ईयर्स दूर ये 700 स्टार्स की फैमिली है। यूनिवर्स की स्केल पर देखें तो ये हमारे बैकयार्ड में ही है। हाइडीज धरती के इतने करीब है कि आप इसे अपनी सादी आंखों से देख सकते हैं। रात को आसमान में जब देखते हैं तो टॉरस द बुल में हाइडीज वी शेप में नजर आता है। 65 करोड़ साल की अपनी जिंदगी में हाइडीज ज्यादातर शांत बना रहा है, पर कुछ है जो इस शांति को भंग कर रहा है। हाइडीज क्लस्टर पूरे आसमान के सबसे ज्यादा स्टडी किए गए स्टार क्लस्टर में से एक है, पर इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा रहस्यमय घट रहा है। क्लस्टर के सेंटर से 2 स्टार टेल्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं। इनकी लंबाई मोटे तौर पर एक जैसी ही है, पर एक टेल से स्टार लीक हो रहे हैं। कुछ इसमें गड़बड़ कर रहा है, कुछ है जो उस पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए स्टार अपनी ऑर्बिट से बाहर हो रहे हैं। कुछ है जिसमें जोरदार ग्रेविटेशनल पुल है, वो इस क्लस्टर के पास से गुजरा है और उसने कुछ स्टार्स चुरा लिए हैं। हाइडीज जैसे ऑब्जेक्ट से स्टार को ग्रेविटेशन के जरिए खींचना, इसके लिए आपको बहुत ही भीम का स्ट्रक्चर चाहिए, सूरज के मेस से 1 करोड़ गुना ज्यादा। इसका मतलब ये विशाल कॉस्मिक राक्षस नजर आना चाहिए, पर जब हम अपने टेलीस्कोप से खोजने की कोशिश करते हैं तो वो इलाका खाली नजर आता है। वहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब कुछ भी नहीं। ये भी हो सकता था कि कुछ डार्क दिखता या छोटा सा, पर वहां तो कुछ भी नजर ही नहीं आता। हमें पता है कि वहां कुछ तो है, अदृश्य और ताकतवर। जब भी हम इस तरह के अदृश्य हादसे देखते हैं तो पहला शक होता है फिजिक्स के एक फैंटम पर, डार्क मैटर। तो इस रहस्यमय कॉस्मिक सब्सटेंस के बारे में हम पक्के भरोसे से क्या कह सकते हैं? ये लाइट एमिट नहीं करता, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं करता। डार्क मैटर के बारे में हमें बस यही पता है कि उसमें ग्रेविटी होती है। हमें ये भी नहीं पता है कि ये मैटर है भी या नहीं। हमें उसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि इसमें ग्रेविटी होती है। हम भले ही डार्क मैटर को देख या छू नहीं सकते, पर पूरे यूनिवर्स में इसकी निशानियां खोजने में हम बड़े ही माहिर हैं। हम स्ट्रक्चर्स को तोड़ने और जोड़ने में डार्क मैटर के ग्रेविटी के इस्तेमाल को देख सकते हैं। हम उसके इन हरकतों पर कई दशकों से नजर रख रहे हैं। चलिए अब समय में पीछे चलें। सन 1933 में स्विस अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रिड ज्विकी को गैलेक्सीज के एक दूर दराज के झुंड कोमा क्लस्टर में अजीब से मूवमेंट्स नजर आए। वो जानते हैं कि उन्हें पूरी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। कुछ गैलेक्सीज इस झुंड के चारों तरफ बेमिसाल रफ्तार से चक्कर काट रही है। ज़ुईकी इन गैलेक्सीज को देख रहे थे। वहाँ जो मास नजर आ रहा था वो थी दूसरी गैलेक्सीज। ऐसे में इन गैलेक्सीज को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चक्कर काटना चाहिए था। ऐसे में ये जुड़े रहते, एक दूसरे से दूर नहीं जाते, पर यहाँ तो चक्कर लगाने की स्पीड 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इतनी वेलोसिटीज पर गैलेक्सीज को क्लस्टर से आतिशबाजी की चिंगारी की तरह दूर जाना चाहिए था। ज़्विकी को एहसास हुआ कि वहां पक्का कोई ना कोई चीज और है। उनके शब्दों में डंकल मटीरिया। डार्क मैटर
डार्क मैटर। डार्क मैटर। ये साफ हो गया कि ज़्विकी का कोमा क्लस्टर अकेला मामला नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा ही नजारा गैलेक्सीज के अंदर भी नजर आया। एस्ट्रोनॉमर वीरा र्यूबिन ने सबसे पहले 1977 में इसे देखा। वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी की स्टडी कर रही थी जो मिल्की वे की पड़ोसी है। र्यूबिन एंड्रोमेडा के स्टार्स को सेंटर का चक्कर लगाते हुए देख रही थी। वो उनकी स्पीड को कंपेयर करने की कोशिश में थी। क्या कभी आपको पुलिस ने तेज कार चलाते हुए पकड़ा है? मुझे तो पकड़ा है। पुलिस के पास रडार स्पीड गन होती है जिनसे वो स्पीड का पता करते हैं। वेरा रूबिन के पास रडार गन से भी कुछ बेहतर था और वो था स्पेक्ट्रोग्राफ। उन्होंने इसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ घुमाया तो उन्हें तेज स्पीड वाले स्टार्स नजर आए और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ऐसे सिस्टम जो ग्रेविटी से ही चलते हैं, वहां जो ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर रहते हैं, उन्हें एक चक्कर पूरा करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। पर कई गैलेक्सीज में बाहरी सिरे पर मौजूद स्टार्स उसी स्पीड से चक्कर काटते हैं जिस पर कोर पर मौजूद स्टार्स। ये एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह है। रिकॉर्ड का हर हिस्सा एक सॉलिड डिस्क की तरह चक्कर काटता है। ये स्टार्स कुछ ज्यादा ही स्पीड से घूम रहे हैं ताकि वो गैलेक्सी की ग्रेविटी से जुड़े रह सके। ऐसे में उन्हें स्पेस से बाहर उछल जाना चाहिए। फिजिसिस्ट ने इसका एक एक्सप्लेनेशन खोजा। गैलेक्सीज एक विशाल खाली जगह पर मौजूद है। इसे हम अदृश्य डार्क मैटर की बायल कह सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा मास है, ये स्टार्स को तेजी से घूमने की इजाजत देता है, वो भी गैलेक्टिक रिम तक के स्टार्स को। मान लीजिए आप डो की एक डिस्क लेते हैं और उसे घुमाकर पिज्जा बना रहे हैं। आप उसे जितना ज्यादा घुमाते हैं, उसके बाहरी हिस्से उतने ही दूर तक फैलते चले जाते हैं। अगर आटे को ना समेटो तो वो हर तरफ फैलता है। अगर डार्क मैटर नहीं होता तो गैलेक्सी में भी यही होता। जब आप पिज्जा डो को घुमाते हैं और उसकी स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं तो वो अपने आप को थामे रहता है, क्योंकि उसके अंदर होता है ग्लूटेन जो ग्लू की तरह काम कर रहा है। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स का ग्लूटेन है। तेजी से घूमते बाहरी स्टार्स को गैलेक्सी से जोड़े रखने के लिए कितना मास चाहिए, इसका हिसाब लगाकर फिजिसिस्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि डार्क मैटर की तुलना में वहां कितना विजिबल मैटर मौजूद है। नतीजे चकरा देने वाले मिले। हमने सोचा था कि ये पूरा मैटर होगा, पर वो हमारे यूनिवर्स का 15% ही निकला। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बिल के अलावा 15% टिप देते हैं, बस हम उस टिप जितने ही हैं, हम मेन सब्सटेंस जितने नहीं हैं। हम भले ही उसे देख ना पाए, पर 85% मैटर डार्क मैटर से ही बना है। हम जहां भी देखते हैं वहां हमें उसकी ग्रेविटी का असर नजर आता है। वो हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज को आपस में जोड़े रखता है। करीब से देखने से पता चलता है कि डार्क मैटर लाइट को भी बैंड कर सकता है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अगर आप रात के आसमान में एक पावरफुल टेलीस्कोप से देखते हैं तो अक्सर आपको ऐसी चीजें नजर आती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये देखकर हैरत होती है कि गैलेक्सी में अजीब से लंबे से ऐंठे हुए टेढ़े मेढ़े शेप्स नजर आते हैं और आप समझते हैं आखिर ये है क्या चीज। मिसाल के लिए गैलेक्सी क्लस्टर एबल 370 को ही लीजिए। लाइट के इन धब्बों से पता चला कि जैसे वहां कोई कॉस्मिक फ्लाइंग रेप्टाइल मौजूद है। ये एक ड्रैगन की तरह लगेगा जो टेढ़ा मेढ़ा होकर गैलेक्सी में आगे बढ़ रहा है, पर वो एक असली ड्रैगन नहीं है। साइंटिस्ट को यह पूरा यकीन है कि एबल 370 में कोई आग खाने वाला मॉन्स्टर मौजूद नहीं है। ये ड्रैगन गैलेक्सी है जो कुछ ज्यादा ही ऐंठ गई है। जब आपको लाइट इस तरह खिंची हुई नजर आती है तो आप सोचते हैं ये तो गैलेक्सी है जिससे आकर कुछ टकरा गया, उसे पंच कर दिया जिससे वो इस तरह खिंच गई। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये गैलेक्सी एकदम नॉर्मल है, पर लाइट ने हमारी आंखों तक पहुँचने के लिए जो रास्ता अपनाया है वो मुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इस तरह के अजीब शेप्स नजर आए हैं। एक मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस को और टाइम को मोड़ सकता है, और लाइट को भी स्पेस और टाइम के कर्व के मुताबिक चलना पड़ता है। किसी मैटर के विशाल क्लम्स एक ग्रेविटेशनल लेंस बनाते हैं। डार्क मैटर ने स्पेस को ऐठा देने की अपनी ताकत दिखाई एक ट्रक में, जो उसने बहुत दूर के गैलेक्सी क्लस्टर में एक भीमकाय धमाके के जरिए खेली थी। सुपरनोवा रैप्स डॉल को पहली बार नवंबर 2014 में खोजा गया था।
सुपरनोवा रेड स्टेल पूरी एस्ट्रोनॉमिकल दुनिया में जो हाल ही की खोजें हुई है उनमें मेरा सबसे पसंदीदा है। उसने मुझे हिलाकर रख दिया। जब कोई स्टार फटता है तो चारों तरफ उसकी लाइट फैलती है और इसमें से कुछ धरती पे आ जाती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, सब नियम के हिसाब से है। पहले एक फ्लैश दिखाई देगा और उसके बाद फिर एक और फ्लैश। ये हमें बार बार दिखी, लगातार बार बार। हमने आसमान के 4 हिस्सों में धमाका होते हुए देखा। इसके बाद 5वां धमाका 1 साल बाद आसमान के एकदम अलग हिस्से में नजर आया। ये क्या हो रहा है? एनालिसिस से पता चला कि ये अलग अलग धमाके एक ही सुपरनोवा के हैं, पर इस मरते हुए तारे और हमारे टेलीस्कोप्स के बीच डार्क मैटर का विशाल मैस मौजूद है। एक भीमकाय ग्रेविटेशनल लेंस। इसका मतलब ये है कि लाइट की कुछ रेंज स्पेस टाइम के इस इलाके में ज्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड रास्ता अपनाएगी। डार्क मैटर लेंस ने एक सुपरनोवा को फायरवर्क्स का नजारा बना दिया जो 1 साल तक चलता रहा। मैटर ने सुपरनोवा से आ रही लाइट की ट्रेजेक्टरी पर इतना गहरा असर डाला कि कुछ हिस्सों को यहाँ तक आने में पूरा लाइट ईयर लग गया। इस लाइट को हम तक पहुँचने के लिए साल लग गया। इसका मतलब कुछ तो वहाँ है जिसने कॉस्मोस के हमारे नजारों को तोड़ मरोड़ दिया है। ये पक्का सबूत है कि डार्क मैटर सच में मौजूद है। अब नए सबूत दिखाते हैं कि इसके बिना तो हमारा भी वजूद नहीं होता। कॉस्मोस में एक अनदेखा सबस्टेंस भरा हुआ है जिसका मैस स्टार लाइट को भी बैंड कर देता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग दिखाती है कि डार्क मैटर ने हमारे पूरे यूनिवर्स को एक साथ कायम रखा है। कई दशकों से स्पेस का ये नजारा हमें परेशान करता रहा है। हम इसे ठीक से कभी समझ ही नहीं पाए। सन 2021 में एक इंटरनेशनल टीम ने एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंट किया ताकि अंदाजा लगे कि डार्क मैटर कहाँ पे होना चाहिए। उन्होंने कंप्यूटर्स को उन जगहों को मैप करने दिया जहाँ हमारे मुताबिक डार्क मैटर है। हमें लगता है कि हम जानते हैं कि ये कैसा बर्ताव करता है। हम सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन से मॉडल कर सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। टीम ने कंप्यूटर को सिखाया कि डार्क मैटर लाइट को कैसे बैंड करता है। इसके बाद उन्होंने 17,000 अनएक्सप्लोर्ड गैलेक्सीज पर इस कंप्यूटेशनल पावर को अप्लाई कर दिया। इस मॉडल ने डार्क मैटर का मैप तैयार कर लिया। बहुत सारे लोग जब बड़े पैमाने पर यूनिवर्स की कल्पना करते हैं तो उन्हें लगता है वो बोरिंग है, सब कुछ यूनिफॉर्म है, पर जब हम देखते हैं तो ऐसा नजर नहीं आता। सबसे हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्स के बड़े पैमाने पर हमें एक खास पैटर्न नजर आता है। जब हम जूम आउट करते हैं तो हमें एक बेमिसाल ढांचा नजर आता है, एक कॉस्मिक वेब जिसे डार्क मैटर ने तैयार किया है। डार्क मैटर के आपस में बने हुए रेशे कॉस्मोस में हजारों लाइट ईयर्स तक फैले हुए हैं। जंक्शन पर जहां मैटर तक कॉन्सेंट्रेटेड है वहां हमें गैलेक्सीज बनती हुई नजर आती है जो इस अंधेरे संसार को रोशन कर देती है। अगर डार्क मैटर मौजूद है तो साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स का 85% मैटर उससे बना हुआ है। ये बाकी 15% रेगुलर मैटर को कंट्रोल करता है, जैसे कि स्टार, प्लैनेट्स और हम। अगर वो सही है तो डार्क मैटर ने हमारे इस यूनिवर्स को बनाने में बड़ा रोल अदा किया है। 2021 एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑस्ट्रेलिया के स्काई मैपर ऑब्जर्वेटरी के स्पेशलिस्ट ऑप्टिक को एक डॉर्फ गैलेक्सी टुकाना 2 के लिए ट्रेन किया। स्काई मैपर के फिल्टर्स ने स्टार लाइट को वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम में बदल दिया। इससे बहुत ही प्राचीन लाइट सामने आ गईं। यूनिवर्स की एक सबसे बेस्ट क्लॉक है केमिस्ट्री की प्रोग्रेस। जी हाँ, वक्त के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बनाते चले जाना। स्टार्स और कुछ नहीं बल्कि केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी की फैक्ट्रीज है। वो पार्टिकल्स को आपस में टकराकर ज्यादा हैवी एलिमेंट्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। स्टार की जितनी अगली पीढ़ी होगी वो केमिकली उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। टुकाना 2 के स्पेशल सिग्नेचर से पता चला कि इसके स्टार्स में ऐसे हैवी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बहुत कम मौजूद हैं।
इस सुराग के सहारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने गैलेक्सीज की उम्र का हिसाब लगा लिया। ये बहुत ही ज्यादा पुराने स्टार्स है, यूनिवर्स के एकदम शुरुआती समय के स्टार्स, और तब यूनिवर्स में गैस उतनी केमिकली कॉम्प्लेक्स नहीं थी। टुकाना हमारे लोकल यूनिवर्स के एक सबसे पुराने खोजे गए ढांचों में से एक हो सकती है। इसकी उम्र हो सकती है करीब 13 अरब साल, यानी कि उसकी उम्र हमारे यूनिवर्स जितनी हो सकती है। गैलेक्सी का ये सबसे पुराना ढांचा एकदम छोटा सा है। इसमें मुश्किल से 3000 स्टार्स हैं। इसके बावजूद इसके गैलेक्टिक रिम पर स्टार्स बहुत ही भयानक स्पीड से चलते नजर आते हैं। जब आप इस अल्ट्रा फेन वॉर्फ गैलेक्सी का मैस देखते हैं तो ये सूरज के मैस के कुछ हजार गुना के बराबर है, यानी ये बहुत छोटी है। इतनी स्पीड में तो इसे टूट फूट जाना चाहिए। पर टुकाना 2 अब तक नहीं टूटी है क्योंकि ये आपस में चिपकी हुई है और इसकी वजह है बड़ी तादाद में डार्क मैटर का होना। जब आप मिल्की वे जैसी गैलेक्सी को देखते हैं तो इसमें करीब 85% डार्क मैटर है। ये बहुत बड़ी तादाद है, पर टुकाना 2 में ये 99% तक मौजूद है। टुकाना 2 पुरानी है, यूनिवर्स की सबसे पुरानी गैलेक्सीज में से एक, और इसमें पूरी तरह से डार्क मैटर भरा हुआ है। सिमुलेशन से पता चलता है कि इस डार्क मैटर ने टुकाना 2 को और दूसरी शुरुआती गैलेक्सीज को शुरुआत से ही शेप देने में बड़ा रोल अदा किया है। उसने रेगुलर मैटर के गुच्छे बनाकर शुरुआती गैलेक्सीज बनाई। डार्क मैटर का महत्व बहुत ही ज्यादा है। मैटर जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, यूनिवर्स की शुरुआत से ही उसने इसे कंट्रोल किया है, मैटर को एक साथ लाया है। ये सब तभी मुमकिन हो सकता है जब डार्क मैटर का अदृश्य ढांचा मौजूद है। साइंटिस्ट मानते हैं कि अरबों सालों से जैसे जैसे शुरुआती यूनिवर्स बड़ा होता चला गया, डार्क मैटर ने सब कंट्रोल किया। उसकी ग्रेविटी के बिना मिल्की वे जैसे ढांचे बन ही नहीं सकते थे। हमने देखा कि डार्क मैटर लाइट को बेंड कर देता है। हमने यह भी अंदाजा लगाया कि वो कहां मौजूद हो सकता है। डार्क मैटर मौजूद लगता तो है, पर ये सारे सबूत पक्के नहीं हैं, हालात पर आधारित हैं। वाकई डार्क मैटर मौजूद है, इसके पक्के सबूत के लिए हमें डार्क मैटर को खोजना ही पड़ेगा। अगर हमें डार्क मैटर का एक टुकड़ा, एक गुच्छा मिल जाए तो ये अब तक के इतिहास के सबसे महान खोज बन जाएगी, इस नेचर की सबसे महान खोज, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि यूनिवर्स का सबसे बुनियादी तत्व आखिर कैसे काम करता है। पर क्या ऐसा हो पाएगा? सोचने वाली बात है। अब डार्क मैटर को ही खोजने का वक्त आ गया है। क्या वो एक सबसे काली जगह पर छिपा हुआ है, ब्लैक होल्स में? साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एक अदृश्य सबस्टेंस हमारी यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है, पर जब तक ये हमें नजर नहीं आता, हमें महसूस नहीं होता, या शायद हम इसे छू नहीं लेते, तब तक डार्क मैटर एक थ्योरी भर रहेगा। कभी कभी साइंटिस्ट के सोचे आइडियाज सच हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स। किसी जमाने में साइंस फिक्शन और बच्चों के डरावने सपनों का हिस्सा रहे ब्लैक होल्स आज हकीकत में बदल चुके हैं। तो ब्लैक होल्स और डार्क मैटर में कई समानताएं हैं, जैसे कि एक अदृश्य मैटर एक भीमकाय ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार करता है, हमारी फिजिक्स की बाउंड्रीज को टेस्ट करता है। तीसरी बात, ये पूछना भी पागलपन लगता है, पर क्या डार्क मैटर की हमारी खोज 100 साल से भी ज्यादा पुराने तक एक आइडिया पर जाकर खत्म हो जाती है? क्या डार्क मैटर ब्लैक होल्स हो सकते हैं? जब स्टार्स में धमाका होता है तो ब्लैक होल बनता है। उनका बचा हुआ मैस एक स्फीयर में बदल जाता है। ये इतना डेंस होता है कि लाइट भी इसकी ग्रेविटी को पार नहीं कर पाती। पर यही ब्लैक होल डार्क मैटर थियरी डगमगा जाती है। ब्लैक होल्स बनते रहते हैं, हमें पता है वो कैसे बनते हैं, और उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है कि वो डार्क मैटर बन सके। यूनिवर्स के इतिहास में इतने तारे ना बने और ना ही खत्म हुए कि इससे 85% मैटर बन सके। अगर डार्क मैटर ब्लैक होल से बना है तो उन्हें एकदम नए तरीके का होना चाहिए। पॉसिबल है कि कुछ ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे। ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हो सकते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स एक आइडिया है,
एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इन्हें हमने कभी देखा नहीं है, पर ये मौजूद हो सकते हैं। अगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स असली हैं, तो यूनिवर्स में ऐसे कई सारे ब्लैक होल्स होंगे। इनमें जो सबसे छोटा होगा एक एटम के साइज का, उसका मैस माउंट एवरेस्ट के बराबर हो सकता है, और इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसका मैस सूरज से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने 1970 के दशक में पहली बार सुझाया था कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स ही डार्क मैटर हो सकते हैं। यह आइडिया 13.8 अरब साल पहले एक भयानक धमाके के वक्त हुआ था, इसी पर आधारित है। थ्योरी कहती है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स शुरुआती यूनिवर्स के पहले सेकंड के एक हिस्से में ही बन गए होंगे। वो लम्हा जब यूनिवर्स एक पिन की नोक जितने से गैस की एक विशाल गेंद में तब्दील हो गया होगा। यूनिवर्स के इन शुरुआती पलों में मैटर बहुत ही टाइट तरीके से पैक रहा होगा, पर वो जो एक जैसा फैला नहीं होगा। डेंसिटी में बिल्कुल जरा से फ्लक्चुएशन से ग्रेविटेशनल कोलैप्सेस हो गया होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो चारों तरफ ब्लैक होल्स बन रहे होंगे, सैद्धांतिक तौर पर बड़ी तादाद में बन रहे होंगे। इन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्टिव मैस बहुत ज्यादा होगा, पर क्या वो यूनिवर्स का 85% मैटर हो सकते हैं? अगर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स वाकई कहीं थे तो वो इतने होने चाहिए कि डार्क मैटर को एक्सप्लेन कर सके। ये एक हैरत में डालने वाली संभावना है, पर इसमें एक दिक्कत है। ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि बहुत शुरुआती यूनिवर्स की फिजिक्स अधूरी है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कई पीढ़ियों से फिजिसिस्ट प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स को मिथ, फैंटेसी या एस्ट्रोफिजिकल यूनिकॉर्न कहकर रिजेक्ट करते आए थे, पर इस बीच स्पेस में धरती को हिला देने वाली एक टक्कर हो गई। मई 2019 में अमेरिका में एक भयानक कॉस्मिक इवेंट ने तहलका मचा दिया। ये कितना खतरनाक था। लुइजियाना और वाशिंगटन स्टेट के बीच की दूरी एक आइटम जितनी फैल गई। ये दूरी बहुत मायने रखती है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने स्पेस टाइम में इस गड़बड़ी को देखा। लाइगो ने पहले कभी इतना बड़ा ग्रेविटेशनल वेव इवेंट नहीं देखा। ये कॉस्मिक डिस्टर्बेंस आपस में टकराने वाले ब्लैक होल्स की वजह से हुआ था, पर ये कोई सामान्य डेड स्टार जैसे नहीं थे। लाइगो डिटेक्शन में एक ब्लैक होल 85 सोलर मास जितना था। अगर देखा जाए तो एक स्टार कभी भी ऐसा ब्लैक होल नहीं बन सकता। फिजिसिस्ट मानते हैं कि मैसेज एक रेंज जहां डाइंग स्टार्स ब्लैक होल में कोलैप्स नहीं हो पाते, इसकी बजाय इस जोन में स्टार्स बहुत बुरी तरह से गर्म हो जाते हैं और पूरी तरह से उनमें चीर फाड़ हो जाती है। अब कुछ भी नहीं बचता जो ब्लैक होल में समा जाए। 85 सोलर मास इसी फोरबिडन मास रेंज के ठीक बीचों बीच मौजूद है। लाइगो ने जो ब्लैक होल पहचाना वो एक डेड स्टार नहीं हो सकता, पर थियरी में तो वो प्राइमोर्डियल हो सकता है। क्या डार्क मैटर की ये रिजेक्ट कर दी गई थियरी एक बार फिर से एक्सेप्ट हो पाएगी? लाइगो डिटेक्शन के आने के बाद सभी चौंक उठे। अरे सही है, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, लगता है हमें इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स काफी आकर्षक हो सकते हैं क्योंकि ये डार्क मैटर की प्रॉब्लम को सुलझा देते हैं, पर बदकिस्मती से सब कुछ इतना आसान नहीं है। अगर हम ये माने कि यूनिवर्स में चारों तरफ प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं, तो फिर बहुत सारे टक्कर होने के चांसेस हैं। ऐसे में लाइगो को सिर्फ एक टक्कर नहीं दिखनी चाहिए थी, बल्कि हजारों टक्कर दिखनी चाहिए थी, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट को शक है कि लाइगो ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल देखा था। वो मानते हैं कि ये अब भी फिजिक्स की खूबसूरत कहानियां बने हुए हैं। डार्क मैटर के ठोस सबूत की खोज में ये हमारे सामने आ जाते हैं। क्या डार्क मैटर वाकई है या फिर हमें इसके होने का भ्रम हो रहा है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डार्क मैटर वाकई है और हमारी पहुंच में है। वो इस वक्त हमारी बॉडी में से होकर भी उड़ रहा है। हम मानते हैं कि यूनिवर्स का 85% मैटर डार्क है। इसके बावजूद हमें इसका एक कण तक नहीं मिला।
हम साबित नहीं कर सकते कि डार्क मैटर का अस्तित्व है। रेगुलर मैटर रोजमर्रा के पार्टिकल से बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स। साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि क्या डार्क मैटर भी एक तरह का पार्टिकल है। डार्क मैटर के बारे में जो बात सबसे ज्यादा मजबूत है वो है कमजोरी से इंटरेक्ट कर रहे मैसिव पार्टिकल्स। ये मैसिव पार्टिकल हैं जैसे कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर वो नॉर्मल मैटर के साथ ठीक से इंटरेक्ट नहीं करते। इसलिए इन्हें एक नाम दिया गया है, बड़ा प्यारा सा नाम है, इन्हें विम्स कहते हैं। कई दशकों से साइंटिस्ट इन शर्मीले थ्योरेटिकल पार्टिकल को खोजने के लिए जूझ रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में फिजिक्स की जो पहली रिसर्च की थी वो थी डार्क मैटर पार्टिकल्स को सीधे मेजर करना। ये कहलाते हैं विम्स, और अगर इनका वजूद है तो इस वक्त ऐसे लाखों पार्टिकल मेरे हाथों के आर पार जा रहे होंगे इसी वक्त मेरे सामने। अगर डार्क मैटर सच में विम से बने हैं और अगर इन पार्टिकल्स का वजूद है तो इसका मतलब हम इनके समुद्र के बीच जी रहे हैं। ये हमारे चारों तरफ है, हमारे आर पार भी, और इसी ने गैलेक्सी को आपस में बांध रखा है। विम्स हमारे नियम कानून से नहीं चलते, वो रेगुलर मैटर की दुनिया से मुश्किल से इंटरैक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल है। पर जब वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो चिंगारियां निकलती है, तेज चमक जो हम देख सकते हैं। थ्योरी कहती है कि विम्स खुद को ही तबाह करते हैं। विम्प ए और विम्प बी एक दूसरे के करीब आते हैं और पुफ धमाका होता है और गैमा रेज बनती हैं। गैमा रेज हाई एनर्जी लाइट है, इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने अपने डिटेक्टर्स को मिल्की वे के बीच की तरफ तान रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि विम्स की टक्कर यहां बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कुल मिलाकर 40 लाख सोलर मैस ब्लैक होल हैं, अरबों स्टार्स हैं। यहीं पर गैलेक्सी का मैस सबसे ज्यादा डेंस है, इसलिए गैलेक्सी का चक्कर काट रहा एक भी विम सेंटर की तरफ अपने आप खिंचता चला जाएगा और उसमें समा जाएगा। फेर्मी लार्ज एरिया टेलीस्कोप ने गैलेक्सी के सेंटर में 10 साल से भी ज्यादा खोजबीन की। उसे बहुत सारी गैमा रेज मिली, पर साइंटिस्ट को पूरा यकीन नहीं है कि वो विम्स के आपस में टकराने से बनी होंगी। गैलेक्टिक सेंटर में काफी भीड़ है, जैसे किसी शहर के डाउनटाउन में होती है। वहाँ ढेर सारे लोग होते हैं, एक्टिविटीज चल रही होती हैं। वैसे ही यहाँ स्टार्स में धमाका हो रहा है। कई टन स्टार्स, गैस, मैग्नेटिक फील्ड्स, ब्लैक होल्स, गैमा रेज के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। वो पता करना मुश्किल है कि सिग्नल कहाँ से आया है। मिल्की वे के सेंटर से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए साइंटिस्ट ने अपना ध्यान उन प्लैनेट्स पर लगाया जो कम भीड़ वाले हिस्सों में मौजूद हैं, जहाँ विम्स की टक्करों को देखना ज्यादा आसान होगा। एक जगह जहां हमें विम्प के टक्करों के सबूत मिल सकते हैं वो है एक्सोप्लैनेट्स के कोर। पता चला कि एक्सोप्लैनेट्स हमारे लिए बेस्ट डार्क मैटर डिटेक्टर हो सकते हैं। हम बहुत दूर के स्टार्स का चक्कर लगा रहे जॉइंट्स प्लैनेट्स को उन लैब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे हम मैटर को समझेंगे। हम जानते हैं कि ग्रेविटी विम्स को खींचती है। ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, डार्क मैटर के उतने ज्यादा पार्टिकल्स एक साथ आएंगे। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि विम्स मिल्की वे के सबसे बड़े गैस प्लैनेट्स के कोर में समाते हैं। इन सुपरसाइज्ड गैस जायंट्स में विम्स की टक्कर होती है, वो तबाह होते हैं और गामा रेज छोड़ते हैं। अगर ये विम्स मैसिव एक्सोप्लैनेट के सेंटर में जमा हो रहे हैं तो इन डार्क मैटर के खात्मे से इन एक्सोप्लैनेट्स को गर्म होना चाहिए। अगर विम से कोई एक्सोप्लैनेट गर्म होगा, ये बात कहने में बड़ी मजेदार लगती है, तो वो बहुत ही गर्म होगा, स्पेस के हीट से ज्यादा गर्म। असल में स्पेस तो बहुत ठंडा है, तो आपको एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप चाहिए जो इंफ्रारेड लाइट को देख पाए और इतना सेंसिटिव हो कि इन चीजों के टेम्परेचर को नाप सके। पर इस तरह का एक डेडिकेटेड टेलीस्कोप तो सन 2028 तक नहीं बन पाएगा। पर डार्क मैटर के कुछ खोजकर्ताओं को इंतजार नहीं करना है। उनका तर्क है कि विम्स की एक खासियत है जिससे उन्हें यहाँ धरती पर भी डिटेक्ट किया जा सकता है। विम्स को डिटेक्ट करने का तरीका इनके नाम में ही छिपा है। यह है WR यानी वीकली इंटरैक्टिंग। ऐसा नहीं है कि ये इंटरैक्ट नहीं करते, ये करते हैं, पर मैटर के साथ बहुत ही वीक इंटरैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ रेयर ओकेजन होते हैं जब वो नॉर्मल मैटर के पार्टिकल के साथ टकरा जाते हैं और हम इसके इफेक्ट्स को देख सकते हैं। सेंट्रल इटली के ग्रास सेसो में साइंटिस्ट एनर्जी के स्पार्क की तलाश में हैं। ये तब होता है जब एक विम्स रेगुलर मैटर के एटम से टकराता है। इनका डिटेक्टर है सुपर कूल्ड ज़ीनोन एक टैंक, जो धरती की सतह से हजारों मीटर नीचे बनाया गया है।
इस डिटेक्टर को पहाड़ पर लगाने का फायदा ये है कि वहाँ चट्टाने, मिट्टी और वो तमाम चीजें हैं जो बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज को रोक लेती है। जब आप विम्प इंटरेक्शन की तलाश में हैं तो ये मानकर चलिए कि ये बहुत ही रेयर घटना है, बहुत ही बारीक है। इसलिए आप नहीं चाहेंगे कि दूसरी चीजें इसमें अड़चन बने, दूसरे पार्टिकल्स इसमें आए और इसे खराब कर दें। ये वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल उस पहाड़ के आर पार चले जाएंगे। अगर वो ज़ीनॉन एटम से टकराते हैं तो हम चमक को देखकर समझ जाएंगे कि ये डार्क मैटर का पार्टिकल है। विम्प को डिटेक्ट करना एक पक्का सबूत बन सकता है कि डार्क मैटर सच में मौजूद है। 2020 में साइंटिस्ट को नतीजों में कुछ नजर आया, पर क्या ये आंखों का धोखा था या स्टार्स के बीच एक भूत? साइंटिस्ट मानते हैं कि वो विम्प्स को डिटेक्ट करके सचमुच डार्क मैटर की मौजूदगी को साबित कर सकते हैं। इटली के एक पहाड़ की गहराई में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जहां रेगुलर मैटर या प्योर लिक्विड ज़ेनॉन के एक टैंक में एक अनयूजुअल एक्टिविटी नजर आई। तो ज़ेनॉन 1T जैसे विम्प डिटेक्टर छोटे से विम्प का इंतजार करते हैं, एकदम नन्हे नन्हे पार्टिकल्स का, जो आकर नॉर्मल मैटर के आइटम से टकराए। इससे एक वाइब्रेशन पैदा होता है और हम देख सकते हैं कि ज़ेनॉन का ब्लॉक जरा सा हिल जाता है, और ये सब एक छोटी सी सब एटॉमिक टक्कर की वजह से होता है। पार्टिकल की टक्कर से हुए इस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। थ्योरी के मुताबिक जब विम्प ज़ेनॉन आइटम से टकराएगा तो इसके एक पावरफुल शॉक पैदा होना चाहिए। ज़ेनॉन 1T ने जो वाइब्रेशन डिटेक्ट किए वो बहुत ही कमजोर थे। जब विम्प इसमें घुसा और वह आइटम से टकराया तो ऐसा लगा जैसे मानो आइटम्स के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रैटलिंग कर रहे हैं। ये जिस चीज से डिटेक्ट हो पाया वो विम्प से बहुत ही छोटा होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि ऐसा सचमुच हुआ है, और अगर ये सही है तो इससे पता चल रहा है कि डार्क मैटर एक विम्प नहीं है, बल्कि उससे एक कहीं ज्यादा छोटा है और कहीं ज्यादा हल्का भी। नतीजों से पता चला कि ज़ेनॉन से जो भी टकराया था वो बहुत ही छोटा थ्योरेटिकल पार्टिकल है, उसे एक्सियन कहते हैं। एक्सियंस बहुत ही अजीब पार्टिकल हैं, वो बहुत हल्के होते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक्सियन में लगभग 0 मास होता है। एक एक्सियन इलेक्ट्रॉन के 150 अरब बरबवे हिस्से जितना छोटा होता है। अगर इसकी विम्प से तुलना करें तो एक्सियन एक फुटबॉल होगी, जिसकी तुलना हम सूरज से कर रहे हैं। एक्सियन का बहुत ही नन्हा होना यह साबित करता है कि वो डार्क मैटर नहीं हो सकते। अगर डार्क मैटर असली है तो यूनिवर्स का 85% मैटर उसी से बना हुआ है। इतने ज्यादा मास के लिए तो एक्सियन की अकल्पनीय तादाद होनी चाहिए थी, तकरीबन 140 ट्रिलियन, यानी 140 के आगे 93 जीरो। अगर एक्सियन सचमुच है तो स्पेस में उनकी भरमार होनी चाहिए। कॉस्मोस के हर कोने में उनका वजूद होना चाहिए। जब रेगुलर मैटर आपस में जुड़ता है तो वो स्टार्स बनाता है। तो डार्क मैटर की मौजूदगी को साबित करने के लिए हमें डार्क स्टार्स की खोज करनी चाहिए। कोई कारण नहीं कि इनका वजूद ना हो, जिनका नाम तक रख दिया गया है घोस्ट स्टार्स। ये बहुत ही अजीब होता है। हमने आज तक रात के आसमान में जो कुछ भी देखा ये घोस्ट स्टार्स उससे अलग हैं। हमने कभी भी कोई घोस्ट स्टार्स नहीं देखा है। ये थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट हैं जो कल्पना में एक्सियन से बने हैं, पर थियरी में घोस्ट स्टार्स को दूसरे स्टार्स की तरह बनना चाहिए। ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से पास आते हुए वो स्पेस में तैरते महाविशाल और सुपर डेंस ऑब्जेक्ट होंगे, और इनका मैस सूरज से लाखों गुना ज्यादा होगा। चूंकि घोस्ट स्टार्स डार्क मैटर से बने होते हैं, वो कोई एनर्जी पैदा नहीं करते, कोई रोशनी पैदा नहीं करते। वो लाइट और मैटर दोनों के ही पारदर्शी होते हैं। अगर आप उसके ठीक बगल में हैं, तो भी आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा, राइट? अगर हमने कोई प्रोब्स उस तक भेजा तो वो उसके पार चला जाएगा। जब वो उसके पार चला जाएगा तो इसकी ग्रेविटी उसे वापस खींच लेगी। हमारे यूनिवर्स के 85% मैटर में ट्रांसपेरेंट ऑर्ब्स हो सकते हैं, जो बहुत 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 ही स्मॉल डार्क मैटर पार्टिकल से बनी होंगी। पर क्या यह अदृश्य स्टार सचमुच में हैं?
इसके सबूत पक्के नहीं हैं। पर चलिए सन 2019 के लाइगो डिटेक्शन की तरफ वापस चलते हैं। ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर ने दो भीमकाय ऑब्जेक्ट्स के आपस में टकराने के सिग्नल पकड़े। हम इस घटना को GW 190521 कहते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ब्लैक होल्स की टक्कर है, पर क्या ये घोस्ट स्टार्स की टक्कर हो सकती है? अगर सच में घोस्ट स्टार्स हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं तो ग्रेविटेशनली उनकी टक्कर भी हो सकती है, और जब ऐसी टक्कर होगी तो ग्रेविटेशनल वेव्स बनेंगी और ये काफी कुछ दो ब्लैक होल्स की टक्कर जैसा होगा। असल में थ्योरेटिकली काफी कुछ GW 190521 जैसा ही होगा। एक टक्कर और उसके दो एक्सप्लेनेशन, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स या घोस्ट स्टार्स। लाइगो इनमें फर्क नहीं कर सकता। क्या ये आइडिया साबित कर सकते हैं कि डार्क मैटर वाकई मौजूद है, या फिर हम एक वियर्ड फिजिक्स रैबिट होल से जूझते चले जा रहे हैं? प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, घोस्ट स्टार्स, एक्सियंस, ये सब बहुत ही अजीब फिजिक्स है। हम ये नहीं मान सकते कि इनमें से एक भी हकीकत नहीं है या हकीकत है। हमें सच नहीं पता। डार्क मैटर बहुत तंग करता है। हमें पता है कि वो मौजूद है, हमें उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, पर हम डार्क मैटर को नहीं देख पाते और इससे हमें निराशा होती है। एस्ट्रोनॉमी में आने वाले यंग साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे पास आइडियाज बहुत सारे होते हैं पर ऑब्जर्वेशंस बहुत कम होते हैं। हमारे पास आइडियाज होते हैं, थियरीज होती है, पर बिना सीधे ऑब्जर्वेशन के हम अपने आइडियाज को ठोस सबूत के साथ साबित नहीं कर सकते। हम जितना ज्यादा खोज रहे हैं, डार्क मैटर को खोजना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है कि वो शुरुआती यूनिवर्स के प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स में हो सकता है कि वो हमारे आर पार रोज आते जाते हों, या हो सकता है कि ये भीमकाय ट्रांसपेरेंट घोस्ट स्टार्स हों। शायद अभी हमारे पास अटकलें ज्यादा हैं और तथ्य कम हैं, या ये हो सकता है कि हमारी सारी फिजिक्स सवाल उठाने लायक मैथ पर आधारित हो। यूनिवर्स का 85% हिस्सा बहुत ही रहस्यमयी है। इस डार्क मैटर की खोज ज्यादा उम्मीदें नहीं बढ़ाती। डार्क मैटर की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बहुत मुश्किल है। हमने जो कुछ भी अंदाजा लगाया, जो कुछ भी खोजा, उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर बहुत निराशा हो रही है। हमारी कॉस्मोलॉजी की इतनी बुनियादी चीज डिटेक्टेबल तो होनी ही चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हम अपनी समझ की सीमाओं के आसपास अंधेरे में लड़खड़ा रहे हैं। फिलहाल हमें एक बार भी डार्क मैटर नजर नहीं आया है। हो सकता है कि डार्क मैटर वाकई में मौजूद ही नहीं हो, एक अदृश्य सबस्टेंस जो अपने ग्रेविटी से यूनिवर्स पर असर डाल रहा है। उसकी खोज की बजाय ये हो सकता है कि हम ग्रेविटी को ठीक से ही समझ ना पाए हों। अगर आप किसी गैलेक्सी को देख रहे हैं और वो स्पीड में घूम रही है, तो या तो गैलेक्सी में डार्क मैटर जैसा कोई नया इंग्रेडिएंट है जिसने सब कुछ बांध रखा है, या फिर आप फिजिक्स के लॉज को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। ग्रेविटी के असर को समझाने के लिए हम करीब 350 साल पुराने सर आइजक न्यूटन की मैथ को इस्तेमाल करते हैं। शायद यूनिवर्स में जो एक्सेस ग्रेविटी हमें नजर आती है, उसे समझने के लिए हमें शायद एक्स्ट्रा मैटर की नहीं बल्कि मैथ की जरूरत है। हालांकि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि धरती और हमारे सोलर सिस्टम पर ग्रेविटी कैसे काम करती है, पर जब आप गैलेक्टिक स्केल पर जाते हैं तो उसका बर्ताव थोड़ा सा अलग होता है। अगर ऐसा है तो हमें ग्रेविटी के अपने आइडिया में बदलाव लाना होगा, पर इससे गैलेक्सी कैसे घूम रही है इसके डेटा में फिट बैठना चाहिए, वो भी बिना डार्क मैटर के। फिजिक्स के लेजेंड के मैथ पर सवाल उठाना बेईमानी लगता है, पर डार्क मैटर के इस रहस्य को सुलझाने के लिए ऐसा किया भी जा सकता है। इसे मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक या मॉन्ड कहते हैं। इस मैथ से गैलेक्सीज को मॉडल करके बहुत ही अलग नतीजे हासिल होते हैं। उसकी सतह पर मॉन्ड एक बुरा आइडिया नहीं लगता। जैसे हम आमतौर पर किसी कंप्यूटर को अपने सिमुलेशंस में डार्क मैटर को शामिल करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, ठीक इसी तरह से हम इसे मॉन्ड के जरिए ग्रेविटी के एक अलग लॉ के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके बाद
आप गैस के एक स्पिनिंग मास को सेट करें तो मॉन्ड के जरिए ये मुमकिन लगता है कि चीजें सेटल डाउन हो जाए और एक असली गैलेक्सी की तरह नजर आए। सटीक तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटी को बदलकर सुपर फास्ट स्पिन को रिक्रिएट किया जा सकता है, जिसे एस्ट्रोनॉमर अपने टेलीस्कोप से देखते हैं। डार्क मैटर की जरूरत ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है, मामला खत्म। ऐसा नहीं हो सकता। एक गैलेक्सी से बड़ा कुछ भी होगा तो ये आर्टिफिशियल फिजिक्स खत्म हो जाएगी। मॉन्ड गैलेक्सी के स्केल पर बढ़िया काम करता है, पर जब आप जूम आउट करते हैं और यूनिवर्स में और बड़े स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, जैसे गैलेक्सीज के क्लस्टर्स, बहुत ही विशाल ढांचे, तो मॉन्ड हमारे ऑब्जर्वेशंस को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। कहीं कुछ तो छूटा रह जाता है। मॉन्ड में जो आपको मटेरियल नजर नहीं आता उसे आपको शामिल करना पड़ता है। ये अपना ही एक डार्क मैटर तैयार कर लेता है और इस तरह मॉन्ड की जो उपयोगिता है वो खत्म नहीं हो जाती है। मॉन्ड डार्क मैटर की जगह नहीं लेता। यूनिवर्स को कुछ चाहिए जो इसे आपस में बांधे रखे। हमें नहीं पता कि वो क्या है, पर बहुत सारे नए आइडियाज हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। मेरी थ्योरी के मुताबिक डार्क मैटर एक सुपर फ्लूइड है। ये डार्क मैटर की बिल्कुल नई क्रांतिकारी थियरी है। पार्टिकल्स इंडिविजुअली एक्ट नहीं करते, बल्कि एक अदृश्य मैस की तरह गैलेक्सीज में बहते चले जाते हैं। एक सुपर फ्लूइड एक आम फ्लूइड की तरह बहता है और यहाँ ये बिना किसी रेजिडेंट या विस्कोसिटी के बहता है। अगर मैं शहद को बहा दूं तो वो बहुत ही धीमा बहेगा, उसमें हाई विस्कोसिटी होती है। एक सुपर फ्लूइड लगातार बहता जाता है, उसका बहना कभी रुकता नहीं। जब सुपर फ्लूइड डार्क मैटर यूनिवर्स में बहता है तो एडीज और वेब्स बनती हैं, इतनी बड़ी कि सारी गैलेक्सीज इनमें समा जाए। इस फ्लूइड की ग्रेविटी स्टार्स को बांधे रखती है, पर डार्क मैटर की ज्यादातर थियरीज की तरह इसका कोई सीधा सबूत नहीं है। अगर ये वेव्स गैलेक्सीज की साइज की हो तो हमें ऐसे डिटेक्टर्स खोजने होंगे जो इस तरह की विशाल वेव्स को डिटेक्ट कर पाए, जो कि हमारे पास नहीं है। यानी मामला फिर से वहीं पहुंच गया है। हम ये साबित नहीं कर सकते कि डार्क मैटर सचमुच में है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, घोस्ट स्टार्स, विम्स, एक सुपर फ्लूइड जो कॉस्मोस में बह रहा है, या फिर मामला सिर्फ गलत मैथ का है। आप क्या कहते हैं? मान लीजिए मेरे पास $20 हैं, तो क्या मैं इसे डार्क मैटर पर लगाऊंगा? मैं तो अपने पैसे कभी भी डार्क मैटर पर नहीं लगाऊंगा। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में ठीक से नहीं पता। मेरा ये मानना है कि डार्क मैटर असल में मौजूद है, पर बहुत कुछ जानना बाकी है। ये रहस्यमयी घटनाएं हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल, सोफे के नीचे गिर जाना और गायब हो जाना, जैसे अचानक कोई नजर ना आए। मैं तो समझती हूँ कि डार्क मैटर लोग स्टार्स होते हैं, यहाँ तक कि डार्क मैटर लोग भी होते हैं। मैं तो कुछ नहीं लगाऊंगा। इस वक्त एक भी आइडिया सही नहीं है। मुझे लगता है कि डार्क मैटर ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं। क्या डार्क मैटर का वाकई वजूद है? जानने के लिए देखते रहिए ये सीरीज।